अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और मखसूस नशिस्तों के मामले में एक और ट्विस्ट आया है। इलेक्शंस एक्ट जो है उसमें तरमीम कर दी गई है। कौमी असम्बली में और सेनेट में ये बिल पेश कर दिया गया और कौमी असम्बली से तो पास भी हो गया है, लेकिन इसके ऊपर तनाज़ा ये खड़ा हो गया है कि अपोजिशन एहतजाज कर रही है और ये कह रही है कि ये खिलाफ आइन है जो मामला जिस तरह से किया जा रहा है और बदनीयती पर भी मबनी है। आपको बता देते ज़रा ये बात है क्या। अब जो बिल पेश किया गया है उसमें दो तरमीम की गई हैं, एक सेक्शन 66 और एक सेक्शन 104 में इलेक्शंस एक्ट के। पहली तरमीम सेक्शन 66 में ये कहती है कि कोई भी रुकनी असम्बली किसी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता और अगर वो टाइम के ऊपर जमा ना करवा पाए वाबस्तगी का सर्टिफिकेट तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट तस्वर होगा। दूसरी जो तरमीम है वो कहती है कि जी मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवाई हो। अब दिलचस्प इसमें बात यह है कि ये जो दोनों तरमीम हैं इसका इतलाक़ आइंदा नहीं होगा बल्कि रेट्रोस्पेक्टिवली यानी माजी से होगा। जब से 2017 से ये कानून बना है तब से इसका इतलाक़ किया गया है हुकूमत की जानिब से। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि क्योंकि आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और जो कवानीन हैं यानी इलेक्शंस एक्ट वगैरह मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उसमें वजाहत नहीं है, इसलिए मज़ीद इस मामले को वाज़ेह करने के लिए ज़रूरत पेश आई और ये इस मामले में कानून साजी की जा रही है और अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। लेकिन ये भी जमा खातिर कि हाल ही में मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बड़े वाज़ेह जजमेंट आई है जिसका बहरहाल तफसीली फ़ैसला अभी आना बाकी है कि आर्टिकल 51 क्या है, उसमें तशरीह की गई है, नहीं की गई है, क्या की गई है। लेकिन फिर भी हुकूमत ने इसी दौरान वो तफसीली फ़ैसला आने से पहले ये कानून साजी कर दी है। एक मामला खुल गया इसके ऊपर नया। अपोजिशन न सिर्फ इसको बदनीयती पर मबनी कह रही है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बल्कि ये भी कह रही है कि इसका माजी से इतलाक़ बड़ा प्रॉब्लमेटिक है और इसको चैलेंज करेंगे वो कि किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है तो फिर एक इदारा दूसरे इदारे के सामने इस तरह की कानून साजी कर रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब देते हुए ये कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर दूसरे इदारे भी कानून बनाएंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी, हर इदारे को अपनी हदूद में रह कर काम करना चाहिए। सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत या अपोजिशन किसके मौक़िफ़ में वज़न है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपकी सबसे पहले मैं राय जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं कौन सही बात कर रहे हैं या किसकी बात में वज़न है, हुकूमत या फिर अपोजिशन जो उसके ऊपर तनकीद कर रही है? बिल्कुल अलीना, जो ये कोई भी कानून साजी हो वो पार्लियामेंट का हक है। सिवाय एक चीज़ के पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है, वो है शेड्यूल 4 का जो आइटम 55 है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो पार्लियामेंट किसी आम कानून के ज़रिए कम नहीं कर सकती, बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में देखा है। इसके अलावा पार्लियामेंट को कोई कतकन नहीं है किसी भी हवाले से कानून साजी करने के हवाले से, तो ये पार्लियामेंट का हक है, कानून साजी करना ही उसका काम है। तो ये इस हवाले से अगर वो कोई कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई जो है वो हर्ज की बात नहीं है। जहाँ तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपोजिशन ख़ासतौर पे जो PTI है वो आवाज़ उठा रही है, तो उसके लिए हमें फिर ये भी देखना होगा कि जो दो जजेस ने अपना डाइसेंटिंग नोट दिया, जो उसमें उन्होंने सवालात उठाए हैं ख़ास तौर पे और जो एक कानूनी नुकात उठाए हैं, मेरा ख्याल है कि ये वो कानूनी नुकात जब आगे ये चैलेंज भी किया जाएगा, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हुकूमत को मॉरल ग्राउंड ये प्रोवाइड करेंगे वो जो डाइसेंटिंग नोट में जो क्वेश्चन रेज किए गए थे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का ये राइट था जो उन्होंने किया है। हर एक जो है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, पार्लियामेंट अपने कर रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो अल्टीमेटली ये अगर चैलेंज भी होता है, मैं ये समझता हूँ कि ये इसको फिर जो ये डाइसेंटिंग नोट के पॉइंट्स हैं या फिर आगे रिव्यू भी आना है, तो इससे कोई मुझे लगता है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ये लटक जाएगा और यही वाज़े नज़र आ रहा है। ये बड़ा अजीब नहीं लगा आपको कि हुकूमत ने माजी से इसका इतलाक़ किया है? इस बात के ऊपर बड़ी गड़बड़ हो सकती है इनके लिए आगे कोर्ट में भी जाके। अलीना, रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो सिर्फ एक चीज़ में आप जो है वो उसका इतलाक़ नहीं कर सकते, वो है अगर कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उस पर माजी के ऊपर जो है वो इसका इतलाक़ नहीं होता। अदरवाइज़ ये जो बाकी जो लेजिस्लेशन होती है उसके हवाले से कोई कदगन इस पर नहीं होती। आपको लगता है जस्टिफाइड है हुकूमत का इसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर? रीमा, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या जैसे अभी फ़खर ने कहा और आम समझ बूझ भी यही है, बल्कि हकीकत भी यही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सादा कानून साजी से रेट्रोस्पेक्टिवली एक कानून बनाना जस्टिफाइड है?
जी शुक्रिया लीना। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इस इशू का एक पहलू है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जिन पे बात करनी चाहिए। पहली तो ये कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें दो हिस्से हैं। पहला कि किस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकती थी एक यूनिफाइड सिंबल होने के बावजूद, ना होने के बावजूद। उसका मेरा ख्याल है इस कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अदालत ने जो तशरीह की थी वो आर्टिकल 17 जो आइन का एक हिस्सा है उसको सामने रख के की थी। इलेक्शंस एक्ट की मुख्तलिफ प्रोविजंस, आर्टिकल 51 जो आइन का है उसको सामने रखे, और जो बुनियादी प्रिंसिपल्स प्रियम्बल में दिए गए हैं जमहूरियत के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, उसके बारे में, उसको देख के अदालत का जो एक्चुअल सब्सटैंटिव जो उन्होंने फैसला किया वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, और यूनिफाइड सिंबल ना होने के बावजूद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकती है। और इस सिचुएशन में क्योंकि वो पीटीआई है तो हम कह सकते हैं पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकती थी, उनको गैर आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने महरूम किया। ये सब्सटैंटिव फैसला है, आइन को नजर में रख के, इलेक्शंस एक्ट को नजर में रख के किया गया, और ये जो अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है वो उससे रिलेटेड नहीं है। पहली बात ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? वो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो हिस्सा है फैसले का कि उन्होंने रिलीफ क्या दी। एक बार जब अदालत कहती है कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, किसी के जो हकूक हैं उनको उससे महरूम रखा गया, तो अदालत के पास दूसरा सवाल ये आता है कि आपने उन्हें रिलीफ क्या देनी है। अगर किसी के हकूक की पामाली हुई है तो अदालत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो उसको रिड्रेस करे, उन्हें कोई रेमेडी दे। अदालत सिर्फ ये नहीं कह सकती कि आपके हकूक तो पामाल हुए हैं लेकिन सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक प्रिंसिपल है जब आप कोई केस सुनते हैं उसका, जस्टिस का, फेयरनेस का, कि अगर हुकूक वायलेट हुए हैं उसकी कोई ना कोई रिड्रेसल उसका जरूरी है। तो इस केस में अदालत ने क्या किया, जो 8 जजेस हैं उन्होंने कहा क्योंकि उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, हमारे सामने जब भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी हमने सुना कि लोग जो हैं ये बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके सर्टिफिकेट जो पार्टी वाबस्तगी दिखाती है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों को गुमराह किया जा रहा था राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, रियासत के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, और एक कंफ्यूजन का माहौल था कि क्या पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या हैसियत है, एंड सो ऑन। इसको सामने रख के अदालत ने फैसला किया कि हम माजी में जाएंगे। उस वक्त जब आप अपनी वाबस्तगी डिक्लेयर करते हैं या पार्टी का सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, और एक और मौका दिया जाएगा कि अब आप क्लियर कर दें कि आपकी वाबस्तगी किस पार्टी के साथ है। ये अब की बात नहीं है, ये पहले की बात है जब ये पूरा मरहला इलेक्शन प्रोसेस का चल रहा था। अब ये कानून क्यों मैं समझती हूँ कि ये अगर इसका मकसद ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनइफेक्टिव करना है, ये क्यों उसमें कामयाब नहीं होगा? क्योंकि अगर आप मान भी लें कि ये कानून जो है ये इनएक्ट हो जाता है, इसकी एप्लीकेशन की बारी आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविजंस आपने हमें बताई कि आपने डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा करवाना है, आप एक दफा एक इंडिपेंडेंट एक पार्टी ज्वाइन कर ली वो तब्दील नहीं कर सकती, और आपने जो फहरिस्त है रिजर्व सीट्स की वो पहले जो वक्त दिया गया है उस पर सबमिट करनी है। अदालत का फैसला मेरी नजर में इन प्रोविजंस को मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट नहीं करता। अदालत का फैसला कहता है कि उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि कैंडिडेट्स के पास वो आजादी नहीं थी कि वो अपनी चॉइस की पार्टी चुन सकें। आप समझ रही हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारे मुल्क में एक औरत, अगर मैं शादी करती हूँ, मेरी कंसेंट से शादी होनी होती है, मैं एक और शादी नहीं कर सकती जब तक वो शादी जो है वो कायम है, ठीक है। लेकिन और इस पे आप जितनी मर्जी कानून साजी कर दें कि मैं एक और शादी नहीं कर सकती, उस पे आप सजा डाल दें, उस पे आप कुछ भी कर दें, अदालत लेकिन अगर ये कहे कि मेरी रजामंदी ही नहीं थी मेरी शादी में, जो मैंने कंसेंट दिया वो फेयर नहीं था, वो फ्री नहीं था, मेरे वालिद ने सर हिला दिया, कह दिया कबूल है, मैंने तो नहीं किया। अगर अदालत ये कहती है कि मेरा निकाह या मेरी शादी जायज ही नहीं थी क्योंकि मैंने कंसेंट नहीं दी, तो फिर आप इस तरह की कानून साजी करके जो आप हासिल करना चाहते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि हमने अक्सर देखा है अदालतें ऐसे फैसले करती हैं कि जो
एक कंडीशन होती है जो एक आपने एक्सरसाइज करनी होती है अपनी राइट, या अगर आपने किसी भी मामले में कॉन्ट्रैक्ट के हम केसेस में अक्सर देखते हैं, अगर उसमें कंसेंट ही नहीं है, अगर उसमें एक्सटर्नल प्रेशर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल प्रेशर है, तो उसको समझा जाता है कि आपने अपनी विल या अपनी कंसेंट से नहीं किया। तो अब अगर अदालत, ये कानून जो है ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी कंसेंट दे दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने के लिए, आप वो कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल ये नहीं कह रहा कि अगर आपने कंसेंट ही नहीं दी तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। आप समझ रही हैं, क्योंकि अदालत का फैसला जब तफसीली आएगा हम यही देखेंगे कि उन्होंने पहले तो उन्होंने आइन को इंटरप्रेट करके, इलेक्शंस एक्ट को इंटरप्रेट करके पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी कहा है जो कैंडिडेट्स फील कर सकती है। क्योंकि इनजस्टिस हुआ है, हकूक की पामाली हुई है, उन्होंने रिलीफ ये दिया है कि उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप आजादाना तौर पे अपनी पार्टी वाबस्तगी नहीं दिखा सकते थे, आपके लिए हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए आप फिर से अपनी पार्टी वाबस्तगी दिखा सके। इसलिए मेरा मानना है कि ये कानून अप्लाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवर रूल नहीं करेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग आएगी मेरा ख्याल है और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरी बात जो फखर ने की, देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन ये हमारा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, इसमें हर इदारे की जो लिमिट्स हैं, एम्बिट्स हैं, वो दी गई हैं। अगर आप कोई ऐसी कानून साजी करते हैं जिसका सिर्फ मकसद ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ओवर रूल करना है, मेरी नजर में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम होगी। आपके पास बहुत रूम है कि अगर एक कानून में इबाम है आप उस इबाम को क्लियर कर सकते हैं, और अगर उसकी वजह से अदालत का फैसला जो है वो उसका इनइफेक्टिव हो जाता है, ये जायज है। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि किसी इलेक्शंस एक्ट की जो उन्होंने तशरीह की है, सुप्रीम कोर्ट भी वही तशरीह कर रही है, कुछ उसमें मुख्तलिफ मेरी नजर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा तासुर मिलता है कि ये फैसला, ये जो तरमीम की जा रही है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको ओवर रूल करने के लिए की जा रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि इस तरमीम को किस तरह से पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई तरमीम करनी है जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, आप ये आईनी तरमीम के बगैर तो नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और आखिरी चीज है, और ये इंडियन जूरिस्प्रूडेंस इस पे बहुत ज्यादा क्लियर है कि इसके क्या जी सॉरी नीना, थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, मैं आगे टाइम नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ इस पे क्लैरिटी आ जाए। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस इस पे बहुत क्लियर है कि आप कानून की वजाहत कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का चाहे फैसला जो है वो इनइफेक्टिव बाद में हो जाए। जहां तक लेकिन आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल करने के लिए कानून साजी नहीं कर सकते। आखिरी बात, रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी की, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट के कुछ, जैसे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ ही था, आपको याद होगा उसमें मेजॉरिटी ने कहा था कि अपील का हक रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दिया जा सकता। उसमें जो एक ओपिनियन सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि सब्सटैंटिव राइट्स जो हैं वो एक दफा किसी को मिल जाती हैं तो आप आम कानून साजी के जरिए उनको वापस नहीं ले सकते। तो अगेन ये भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी कि इस जो कानून साजी हुई है, ये अमेंडमेंट्स, क्या ये प्रोसीजरल राइट्स को इम्पैक्ट करती हैं, सब्सटैंटिव राइट्स को करती है, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इनकी आइन के मुताबिक होगी या नहीं। अच्छा, बड़ी तफसीलन आपने टेक्निकल पॉइंट्स बताए, मैं आपसे सवालात करना चाहती हूँ इससे मुताल्लिक, लेकिन फखर मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ जवाब देना चाहते हैं। फखर प्लीज ब्रीफली अगर आप कर सकें तो। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं जी फखर अब बोलिएगा, वो उन्होंने हाईलाइट किए। पहली बात वो कह रही हैं कि इनजस्टिस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, जो 8 जजेस हैं, कि इसकी रेमेडी इनको दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि इनजस्टिस का ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये डिसाइड कर भी लिया है तो फिर जो दूसरे लोग थे 80 लोग जिनको इन्होंने महरूम किया है, उनको सुने बगैर उनको जो है नशिस्तों से वो फारिग किया है, तो ये भी उनके साथ भी इनजस्टिस है। और ये फिर जस्टिस का बेसिक जो प्रिंसिपल है, कार्डिनल प्रिंसिपल होता है कि यू कैन नॉट कंडेम विदाउट बीइंग हर्ड। तो आपने उनको सुने बगैर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको अपने नशिस्तों से वो फारिग कर रहा है, तो ये भी एक इनजस्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यही जो है वो इन्होंने डिसेंटिंग नोट में जो 2 जजेस हैं उन्होंने ये बात की है। दूसरी बात ये कह रही हैं रीमा के जो ये अभी ये जो कानून पास किया गया है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है वो जजमेंट आएगी तो उसमें रीजनिंग भी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये इस जो कानून है इस हवाले से अभी तक कोई दलाइल या कोई बहस नहीं हुई, तो वो इस हवाले से
से मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी जो है वो रीजनिंग देगी इस बिल के हवाले से। और अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं कि सुप्रीम कोर्ट की अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई और पार्लियामेंट से एक कानून साजी कर दी गई है उस हवाले से, तो 1996 का जो अल जिहाद ट्रस्ट केस है उसके हवाले से अगर आप देखें तो डिटेल जजमेंट नहीं आई थी। उस टाइम जो है जो बेनज़ीर की हुकूमत थी उन्होंने पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया, फिर उसके बाद जो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की इंटरिम गवर्नमेंट आई उन्होंने किया, फिर नवाज शरीफ ने फाइनली उन्होंने एक जो लीगल रिफॉर्म्स एक्ट था 1997 का वो किया कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव की जो पावर्स से अलग-अलग करना था। तो ये पहले भी इस तरह के आए हैं जो प्रेसिडेंट्स के डिटेल जजमेंट से पहले कोई कानून साजी करके कोई अगर अबहाम हो तो वो उसको दूर कर लिया जाता था। अच्छा जी, ये दोनों पॉइंट्स प्लीज रीमा होल्ड ऑन टू दैट थॉट। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू, आपको टाइम मिलेगा, बाकी एनालिस्ट को भी हम सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शंस एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो तरमीम की गई हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले फ़खर दुरानी साहब ने कुछ सवालात छोड़े रीमा के लिए, उसका जवाब भी लेते हैं, लेकिन पहले ज़रा भट्टी साहब आप बताइएगा क्या ख्याल है आपका, क्या राय है आपकी, हुकूमत या अपोजिशन कौन सही बात कर रहा है, किसकी दलील में वजन है? मैडम शेख वेलकम बैक। बहुत मिस किया आपको, बस इतनी खुशियाँ थी हमारी और ख़ास तौर पर मेरी। ये आपके मिस किया में मुझे वो रमक नहीं नज़र आ रही जो बाकी तज्जिए में होती है। तो बस लेकिन याद रखें जो बंदा हमें दिल तोड़ेगा उसके साथ मिस्र में मोए मोए ज़रूर होगा। अच्छा मैडम शेख, आपने कहा कि मौक़िफ़ किस में कौन सा किसके मौक़िफ़ में वज़न है, हुकूमत या अपोजिशन? मैडम शेख, जो हुकूमतें होती हैं उनके मौक़िफ़ में तब वज़न होता है जब उनके पलड़े में अखलाकी बरतरी होती है, उनके पलड़े में अवामी मैंडेट होता है, उनके पलड़े में जमहूरी रवैये होते हैं। और जमहूरियत में अगर मैं ख्वाजा आसफ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जमहूरियत को आगे लेके चलूँ तो जमहूरियत जमहूर से होती है, और जिसके पीछे जमहूर ना खड़ी हो उसके पलड़े में वो अरस्तू भी हो जाए, अफलातून भी हो जाए, तो उसके पलड़े में वज़न नहीं होता। मैडम शेख, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि आईनी तरमीम जो है ये जो दो तरमीम की हैं ये आइन की रूह है जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस रूह को ताज़ा किया। मुझे बताइए कि कौन सा आइन इस वक्त रह गया है 71 के बाद, और उस रूह को कितने हमने ताज़ियाने और पहुंचाने हैं। और पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है, मगर कौन सी वाली पार्लियामेंट, जो अवामी मैंडेट वाली हो या या फार्म 45 वाली हो, फार्म 47 वाली हो, या वो पार्लियामेंट जिसको काम ही इसी वजह से आपने लेना है कि उसको लड़ाना है अदलिया के साथ, पहले भी PDM 1 में और अब भी। मैडम शेख, ये जो खैर से ये आया है, ये तरमीम आई हैं, ये भी वैसे ही है जैसे हम ये सुप्रीम कोर्ट पर और अदलिया पर बाकायदा मुहाज़राई का एक आगाज़ तो हो चुका है, उसका एक अगला मरहला है और हमला है अदलिया पर। अच्छा। और ये ऐसे ही है जैसे एक हद के इज्जत कानून के होते हुए दूसरा हद के इज्जत कानून आ जाए और खसूसी ट्रिब्यूनल्स बन जाएं, पीका एक्ट आ जाए, पीका अदालतें बन जाएं, और आज़ादी इज़हार राय पर जिस तरह हमला है वैसे ये अदलिया पर हमला है। जिस तरह नायब तरमीमी आर्डिनेंस फेयर ट्रायल पर हमला था, इस तरह ये अदलिया पर हमला है। जिस तरह इलेक्शन तरमीमी आर्डिनेंस पहले वाला शफाफ इलेक्शन की धांधली, वो शफाफियत, उस धांधली की शफाफ तहकीकात पर हमला था, वैसे ये इधर हमला है। और अभी जैसे इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, ये जो दो तरमीम हुई हैं, ये वोट की इज्जत पर भी हमला है, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला है, और ये जो चंद शाही खानदानों में लिपटी सिमटी वेंटिलेटर पर जमहूरियत है उस पर भी हमला है। मैडम शेख, इनको कुछ समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं जब आ जाता है इक्तदार के घोड़े पर बंदा होता है तो कोई समझ नहीं आती। अभी कल मोदी साहब इलेक्शन जीत कर इलेक्शन हारे हैं, मतलब अपना हदफ पूरा नहीं कर पाए। वजह क्या हरकतें थी? यही अदलिया, अपोजिशन और आज़ादी इज़हार राय पर हमले। अभी कल पक्से ख़ानदान जो था श्रीलंका से भाग गया 20-25 साल की रूलिंग के इक़्तिदार के बाद, क्यों अवामी राय का एहतराम नहीं किया? अभी कल हसीना वाजिद भाग गई हैं और बांग्लादेश से, क्यों? क्योंकि वही कुछ कर रही थी
जो कुछ इन्होंने PDM 1 में किया बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन है। हमारे PDM 1 शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत देख लें, निगरान हुकूमतें देख लें और ये 4-5 महीने देख लें, बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन है और उनको भागना पड़ा। लेकिन इनको ये भी पता नहीं है कि मोदी ने 5वीं नहीं अब 4थी हो गई है मईशत भारत की और हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को कदमों पे खड़ा किया। इनके तो पल्ले है ही कुछ नहीं। तो मैडम शेख, इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं और ये ऊपर परफॉर्मेंस गवर्नेंस कुछ नहीं है। ये ऊपर से ये सिविलियन डिक्टेटर बने हुए हैं। ये अदलिया पर हमला है मैडम शेख। ये मखसूस रिश्ते ना देने का एक बहाना है। इनको हासिल वसूल तो कुछ नहीं होना क्योंकि अभी रिव्यू उसी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और इनको लग पता जाएगा। लेकिन ये भूल में इस मरतबा भूल में है। ये मरतबा बंदयाल साहब वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस मरतबा इनको तौहीन अदालत भी होगी। इस मरतबा ये अगर इन्होंने कुछ आगे किया तो फंसेंगे भी। तो ये एक गलत कदम है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, बल्कि शर्मनाक है जितनी मजम्मत। अच्छा, ये थोड़ा कबल वक्त नहीं होगा कहना कि इन आड़े हाथों लिया जाएगा इनको, या जो भी ये कर रहे हैं और बाकी सब जो आपने कहा। पार्लियामेंट के अंदर किसी भी कार्रवाई पे तौहीन अदालत कैसे लग सकती है? अब इशू ये है कि आपने कहा कि कबल वक्त होगा। आप मुझे बताइए कि अभी कल एक कॉलम लिखा है हामिद मीर साहब ने। उस कॉलम में आप देखिए कि मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए एक सिर्फ मुझे अब समझ नहीं आती कि इनकी मखसूस नशिस्तें ये मेरा सवाल है, मुझे समझाएं ऐसा क्या हो जाएगा कि हुकूमत अगर ये मखसूस नशिस्तें नहीं लेने दे रही है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर दे दे उनको कि हुकूमत ने आपके मुताबिक अदलिया के ऊपर चढ़ाई कर दी है? मैडम शेख, ये बात चली जाती है इलेक्शन ऑडिट तक। इनको खतरा है कि आज अगर हम मज़ामत नहीं करेंगे, आज हम दमादम मस्त नहीं कलंदर नहीं करेंगे, आज हम अदलिया से नहीं लड़ेंगे, तो फ़ायज़ ईसा काजी साहब जाने वाले हैं। इलेक्शन ऑडिट ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और इलेक्शन ऑडिट अगर हो गया तो हमारा जो होना है वो हो जाएगा। वो तो सारों के सामने है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये मखसूस नशिस्तें किसी सूरत भी नहीं देना चाहते। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद वो जो इनके अगले ख्वाब हैं वो सारे बिखर जाएंगे। और तीसरी वजह ये है कि ये अदलिया की जो पीछे 5-6 सीरीज हो चुकी हैं, 6 जजों के खत से लेकर 3 हाई कोर्ट्स के लेकर और PTI और इमरान खान को रिलीफ और बाकी सारा वो सारा इनके ज़हन में वो बुग्स और गुस्सा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ ओके। उमर चीमा साहब, पार्लियामेंट के खिलाफ था। भट्टी साहब से मेरा ये सवाल है। भट्टी साहब जवाब देना चाहते हैं? जी देना चाहता हूँ। क्या ये रखिएगा प्लीज। मैंडेट वाली है ये? क्या हुकूमत मैंडेट वाली है? नहीं, ऐसी हुकूमत है। आप जो सवाल मैंने पूछा है, आपने पार्लियामेंट को जो है मुर्द इल्जाम ठहराया। नहीं, पार्लियामेंट को नहीं ठहराया। आप प्लीज ये जो खत था, ये जो 6 जजेस का खत था, वो किसके खिलाफ था? वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। और उसकी कौन उसके तरफदारियां कर रहा था? उस खत के अगेंस्ट कौन बोल रहा था? कौन दिफा कर रहा था? हुकूमत। कौन बगावत के मुकदमे करना चाहता है? हुकूमत। कौन पाबंदी लगाना चाहता है? हुकूमत। कौन ये हद के इज्जत कानून बिल लेके आया? हुकूमत। कौन इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आया? हुकूमत। हसीना वाजिद को भागना पड़ता है भाई। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं आज जो कानून साजी हुई है इलेक्शंस एक्ट में तरमीम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उस पर उमर चीमा साहब आप कहिएगा, ये जो बात हो रही है कि आपको भी ऐसे ही लगता है कि बराह रास्त हमला किया है? और अगेन अगर ऐसा है तो हुकूमत क्यों चंद मखसूस नशिस्तों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई ले रही है? अलीना, जो कुछ हुआ है, अगर तो इसके बारे में कोई एक इंडिपेंडेंट राय तो यही है कि ये अच्छा नहीं हुआ। इस तरह की कानून साजी को अवॉइड करना चाहिए जो कि मुतनाज़ा हो। लेकिन बात यह है कि इसका दूसरा हल ये था कि पार्लियामेंट में कोई इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो कि वो बहुत सारी चीज़ों पे आपस में इत्तेफाक के साथ कानून साजी कर लें। और माजी में हमारे पास कितनी एग्जाम्पल्स हैं, और इसकी जो सबसे एक प्राइम एग्जांपल है वो 18वीं तरमीम है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो बैठ के तो उन्होंने मिलकर तो एक तरमीम की। तो क्या हुआ उसके बाद? क्या मसला बना कि अगर 18वीं तरमीम जैसी एक बड़ी एक आइन में तरमीम की जा सकती है, तमाम पार्टीज इकट्ठी हो सकती हैं, उसके बाद क्या मसाइल बने?
उसके बाद जब से पीटीआई आई है ना, तो उसके बाद ये या पीटीआई एक साइड पे होती है और दूसरी साइड पे होते हैं, और इतनी तकसीम है कि ये मामला आगे जो है अदालत में भी चला गया है। अब अदालत का भी देख लें कि अदालत को चाहिए था कि वो फैसला तफसीली अपना दे देते। अगर यही गवर्नमेंट उधर अपनी एक रिव्यू पिटीशन लेकर आए थे, वो सुन लेते। हम एक तरफ तो पार्लियामेंट की बात करते हैं ना, उन्होंने अल्टीमेटली अपना एक इख्तियार इस्तेमाल किया, उस पर मैं आ रहा हूँ बाद में। लेकिन ये है कि अगर ये मामला, ये रिव्यू पिटीशन सुनी जाती तो हो सकता है कि ये जो बात हम आज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने क्या किया, तो ये बात ना होती। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया और वो इंसाफ करना चाह रहे हैं कि वो एक चीज़ों को एक होलिस्टिकली देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक तफसीली फैसला सुना सकें। उन्होंने ये लिख दिया है, यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने उनको जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर अमल नहीं किया, ये वजाहत नहीं की कि क्या अमल नहीं किया। ठीक है, फिर ये है कि जो ये लॉ पास हुआ है, ये चीज़ें तो पहले भी होती थी। क्या इससे पहले ये अगर हम इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माइनस करके देखें, जो भी फैसला है, तो क्या यही चीजें नहीं थी पहले? क्या ऐसा नहीं था कि अगर किसी ने कोई एक पार्टी का कोई कैंडिडेट है तो उसने अपनी एक जो पार्टी का टिकट है वो भी साथ जमा कराना है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो टिकट का मतलब ये है कि उससे पता चल जाएगा कि पार्टी ने किसको नामजद किया है। क्या ये चीज पहले नहीं थी कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किसी पार्टी के साथ अपनी शमूलियत इख्तियार करनी है? यही चीजें जो है इलेक्शन कमीशन जो है उन पर पहले भी अमल दरामद करा रहा था। क्या जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से यही पहले तरीका था कि आपने एक डेट दी, उस टाइम तक जिन्होंने कोई नशिस्तों कोई अपनी एक फहरिस्त वगैरह जमा करा दी, उसी की बुनियाद पे आगे उनको नशिस्तें अलाट होती थी जितनी उनको जितनी वो सीटें जीत कर आते थे। अब जो पार्लियामेंट में हुआ है मामला, पार्लियामेंट में इन्होंने एक तरह से उसको री एम्फसाइज किया है। ठीक है, ये वही वाली चीजें हैं, ये इलेक्शन एक्ट में पहले आई हुई हैं, जो पहले इतनी देर से हो रही हैं। अभी दरमियान में जो चीज अनहोनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह हुई है। ठीक है, उस तशरीह का कि जिसको अभी हमने समझना है, जब तफसीली फैसला आना है तो हमने समझना है। बाकी ये जो बात हो रही थी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, मैं जिस तरह आपको बताया कि आइडियल सोल्यूशन तो यही है कि जो कवानीन है वो उसमें एक हम हंगी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उस पर मैं क्या कर सकता हूँ? इस पे कोई एक पार्टी को हम मना सकते हैं, कोई पार्टी हमारे कंट्रोल में है कि वो एक बात जो है वो हमारी मान जाएगी या दूसरे को जाकर मना लें। अब जो इन्होंने जो हम बात करते हैं ना कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ये नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63(1) की तशरीह की थी, जिसके तहत नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल किया था, और तशरीह यही हुई थी कि वो ताहियात नाअहल है। उसके बाद जो कई जजेस हैं वो भी बड़े एक्साइटेड थे, उनका भी ये ख्याल था कि हमने कोई ऐसा काम किया है कि इसके बाद जब तक वो आईनी तरमीम नहीं होती तो ये इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी पार्लियामेंट ने उधर जो आर्टिकल 232 है इलेक्शन एक्ट का, उसमें तरमीम की, और वही जो नाअहली जिसकी तशरीह उन्होंने की हुई थी पूरी एक ताहियात की, वो उन्होंने उसको 5 साल में कर दिया, तो वो हो गई। ठीक है, तो उसमें भी तो एक उनका जो पहले से एक तशरीह है वो अनडू हो गई ना, जब वो कोई उनका पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की। तो मेरे ख्याल है कि लेजिस्लेशन करने में अगर पार्लियामेंट स्टेप आउट कर रही है तो तकरीबन हर इदारा ऐसे ही कर रहा है कि हम जो है यानी कि उनके जो एक्शन है उनका जवाब ही तलाश कर रहे हैं कि कौन क्या कहना चाहता है, उनका मतलब क्या था, वो करना क्या चाहते थे, उनकी नीयत क्या थी। जिसकी ताकत ज्यादा होती है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं होती। उमर, क्या कह रही हैं? जिसकी ताकत जितनी ज्यादा उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा नहीं होती। क्या जिम्मेदाराना लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए पार्लियामेंट को? नहीं, जिम्मेदाराना वो अगर आप उनके तनाजुर में देखें तो वो कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उन्होंने ठीक नहीं की। अभी ये भी तो एक बहस तलब बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपने 2 जज हैं उन्होंने तो इतनी एक उनकी इतनी बड़ी आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? मौकिफ किसका सही है? आपकी राय क्या है? अलीना, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, वो लेजिस्लेशन कर सकती है। मैं उसको इस तनाजर में अगर जिस तरह जजेस ने लिया ना कि चीजों को होलिस्टिकली देखते हैं, तो मैं अगर इस तनाजर में देखूं तो मैं उसको ओवरऑल एक पावर स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये अदारों के दरमियान एक मुहावरे चल रही है। अच्छा, ठीक है। अब ये है कि हर एक जिसके पास जो उसके तरकश में तीर है वो चला रहा है।
अच्छा, आपने 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट किए। आपके सवाल और फ़खर साहब ने जो पहले सवालात किए थे, रीमा की तरफ लेके जाती हूँ। रीमा, यहाँ से शुरू करते हैं। कंप्लीट जस्टिस की बात हुई। फ़खर ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर अदालत ने समझा कि कंप्लीट जस्टिस करना है तो फिर वो 80 अरकान उनका क्या और उनके इंसाफ का क्या जिनको सीट्स दे दी थी ECP ने? लीना, 3-4 चीज़ें हैं, उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। उमर ने क्योंकि मुझसे पहले बात की, एक क्लैरिफिकेशन कि ये जो 62(1)F वाला फैसला था, अदालत ने जिस फैसले में ये कहा गया था कि नाअहली की मुद्दत लाइफ टाइम होगी, उसको ओवर रूल किया था और अदालत ने कहा था कि 62(1)F एक एम्बिगुअस प्रोविजन है। उसमें ये नहीं बताया गया कि किस अदालत ने ये डिटरमिन करना है कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, इसलिए एक तरह से उन्होंने उस प्रोविजन को ही सस्पेंड कर दिया था। ये जो कानून साजी पार्लियामेंट ने की थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई हतमी राय नहीं दी कि क्या उस कानून साजी से सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर सकते हैं या उनकी 62(1)F की तशरीह को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये गलत होगा कहना कि उस कानून साजी ने 62(1)F और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म किया, ऐसा नहीं है। अदालत ने, क्योंकि लार्जर बेंच था, उसने समीउल्लाह बलोच वाले बेंच के फैसले को ओवरटर्न किया और उन्होंने 62(1)F की एक मुख्तलिफ तशरीह की और उसको सस्पेंड कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मेरा ख्याल है फ़खर मेरी बात समझे नहीं। मैं ये नहीं कह रही थी कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते। मैं ये कह रही थी कि हुकूमत ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अगर तफसीली फैसला आता है और उसमें जो वजूहात हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी बुनियाद पे रिलीफ दी वही मुख्तलिफ हैं, तो ये कानून साजी जिस मकसद से उन्होंने की है वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगी। इन्होंने तो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की है और उमर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस एक्ट को की इन प्रोविजंस को मुख्तलिफ तरह से उनकी तशरीह करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है उन सर्कमस्टांसेस की जो इलेक्शन के वक्त पे थे और इसलिए उन्होंने वो रिलीफ दी है ये देखने के लिए कि आज़ादी मिल जाए उन सब उम्मीदवारों को जो बाद में इलेक्ट हुए कि वो किस पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं। तो ये मेरा कहना था, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, आप देखेंगे तफसीली फैसला शायद ऐसा हो कि ये जो कानून साजी की जा रही है कि उस पर अप्लाई ही ना करे। आखिरी बात, जिन लोगों को ECP ने सीट्स दी, ये कोई पर्सनल रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कि उन्होंने हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को देखा, उन्होंने एक असूल पे रिलीफ दी। वो असूल ये है कि PTI जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट की वजह से उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें महरूम किया गया कि वो एक पार्टी कैंडिडेट के तौर पे सामने आए और PTI एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनी। तो आगे जिन लोगों को रिजर्व सीट्स ECP ने दी थी उसका जो फाउंडेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इसलिए उनकी जो राइट्स लेजिटिमेटली अक्रू नहीं करती। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि PTI को जो उनका हक था उससे महरूम किया गया, उन्होंने PTI को कुछ तो रिलीफ देनी थी। अब वो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जिसका जिक्र फैसले में है वो क्या थे, जब डिटेल फैसला आएगा तो उसमें देखेंगे कैसे उनको डिफाइन किया गया है, वो अजीबोगरीब सर्कमस्टांसेस। क्या वो जस्टिसेबल है, क्या वो इतने ज्यादा फोर्सफुल हैं कि इस तरह की रिलीफ बनती है। लेकिन समझने की बात यह है कि अदालत ने जो कंसेंट का इशू है, जो उस वक्त आजादी थी उम्मीदवारों की, क्या इलेक्शन कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स बना रही थी कि नहीं, उसकी बेसिस पे ये रिलीफ दी है और आइन के बेसिस पे रिलीफ दी है। और किसी भी आइन की प्रोविजन को ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से आप खत्म या अमेंड नहीं कर सकते। और प्लीज ये याद रखना है, पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की आजादी और सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ भी पार्लियामेंट कोई कानून साजी नहीं कर सकती। अगर उनका फखर यही कह रहे थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक सेकंड ना रीमा, फखर मेरा ख्याल है पहले और उमर ने भी उसको रीट्रेट किया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रांसग्रेस किया गया पार्लियामेंट के इख्तियार में और वहां पर जो मामला चल रहे थे सियासतदानों के उसमें। अलीना, हमारा आइन एक बात बहुत क्लियरली कहता है, वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का हक सुप्रीम कोर्ट का है। अब हम उससे एग्री करें या उससे हम डिसएग्री करें, ये किसी को आइन ये इजाजत नहीं देता पार्लियामेंट को या किसी और अथॉरिटी को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहें कि हम तो मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल लेंस से देखें तो में अगर 3 दिन वाज़े बताए हुए हों तो आप उसको 15 दिन तो नहीं कर सकते ना इंटरप्रिटेशन में।
ये उन्होंने नहीं किया फखर, ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बाजी में गए हैं, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके पास 15 दिन होंगे कि वो एक और पार्टी ज्वाइन कर सके। उन्होंने कहा है कि उस वक्त जब इलेक्शंस हुए तब ही वो वापस वो माजी में गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन कैंडिडेट्स के पास वो चॉइस नहीं थी, वो फ्री चॉइस नहीं थी, वो आज़ादी नहीं थी, हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे थे उनके लिए कि वो अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर कर सकें। इसलिए अदालत ने क्लैरिफिकेशन के लिए उनको मौका दिया है कि वो अपनी पार्टी वाबस्तगी फिर से जाहिर कर सकें। तो ये कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे अगर वो ये कहते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट के बाद। इम्कान है कि ये वन टाइम रेमेडी हो, जब डिटेल्ड वर्डिक्ट आए तो हमें पता चले ये वन टाइम रेमेडी है, क्योंकि ये बड़ा इब्हाम है कि ये प्रेसिडेंट क्या सेट करता है। होती है। अच्छा देखिए अलीना, प्रेसिडेंट मैंने जो पहले बात की, सब्सटैंटिव इशू जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो ये है, वो एक है। हाँ। और वो ये है कि अगर किसी पार्टी को कॉमन सिंबल नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसकी ये है आइन की और इलेक्शंस एक्ट की तशरीह। ये सब्सटैंटिव इशू है जो प्रेसिडेंट बनेगा। रिलीफ जो है उसकी बुनियाद पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इलेक्शंस। और हम बहुत बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया। जिस तरह इस मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं वो भी बाय एंड लार्ज अनप्रेसिडेंटेड है। हम सब देख रहे थे चीजें अनफोल्ड होती हुई और कैसे एक सियासी जमात के खिलाफ हर स्टेट मशीनरी ने कोशिश की कि उनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करें। तो अदालत ने इसको भी सामने रखना है। मैंने जो आपको एग्जांपल दी कि शादी में भी कंसेंट होती है, अगर आपकी कंसेंट है ही नहीं, आपको जबरदस्ती आपकी शादी की जा रही है और बाद में कहें कि नहीं अब आपने कंसेंट तो दे दी तो आपकी शादी है, ये अदालत ने कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस किया है। इसलिए ये मेरी नजर में कानून साजी अगर हो भी जाती है, ये अदालत के फैसले को ओवररूल नहीं करेगी। फखर अलीना, मैं दो चीज़ें जो रीमा से ये कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, जिस तरह ये कह रही हैं कि जो इलेक्शंस के टाइम जो भी सर्कमस्टांसेस थे अदालत ने उसको भी नज़र में रखना है। देखें, अदालत कभी भी उस बारे में फ़ैसला नहीं करती जिसके बारे में आपने आर्ग्यूमेंट्स या दलाइल ना सुने हों। आप किसी को सुने बगैर या आर्ग्यूमेंट्स के बगैर किसी हवाले से फ़ैसला नहीं दे सकती। जो इलेक्शंस के टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थे, अदालत के सामने ये केस ही नहीं है तो वो फिर कैसे इसके हवाले से ये फ़ैसला दे के एक मखसूस नशिस्तें दे सकता है किसी भी पार्टी को। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि ये जो इंटरप्रिटेशन के हवाले से है, देखें दो जजेस जो डाइसेंटिंग वाले हैं वो भी इन्हीं जजेस के साथ ही बैठते हैं, इन्हीं के तरह उन्होंने भी आइन और कानून पढ़ा हुआ है। इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो उनकी एक समझ बूझ है, चाहे वो आर्टिकल 62 या 63 हो या 51 हो या आर्टिकल 106 हो, उस हवाले से जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, मेरा ख्याल है कि उसको भी देखना चाहिए कि जो उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं, 16 सवालात जो रेज किए हैं, चाहे वो आर्टिकल 187 के हवाले से कंप्लीट जस्टिस का हो या फिर जुरिस्डिक्शन के हवाले से हो 185 का, तो ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। 8 जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन वोटर के हकूक़ का मुहाफ़िज़ होता है, मुखालिफ बन गया। 8 जजेस ने कहा है कि क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए उस जो एक नाइंसाफ़ी हुई। 8 जजेस ने कहा ये गैर आइनी था, गैर कानूनी था और रूल्स के मुतसादम था। 8 जजेस ने जो कहा कि जो जुल्म हुए स्टेप बाय स्टेप एक पार्टी को और शफाफियत ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई। और ये 2 जज साहबान जिन्होंने, एक मैं हैरान हूँ कि उन्होंने 8 जजेस फैसला नहीं करती कि कोई जो केस सुना ही ना हो उसके बारे में फैसला दे दें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रीमा, ये वाला पॉइंट जरा क्लेरिफाई कीजिएगा। देखिए लीना, इलेक्शन फखर आ गया, फखर आपका सवाल आ गया, फखर आपका सवाल आ गया। एक मिनट रीमा का जवाब सुनने दीजिएगा, मैं बस टाइम बड़ा कम रह गया। सॉरी अलीना, एडमिटेड कुछ एक चीज होती है जिन्हें कहते हैं एडमिटेड फैक्ट्स, जिसके लिए आपको और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जब अपने पहले जुरिस्डिक्शन में और इस तरह के मामलात में, जैसे हमने देखा कि जब वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस हो रहा था, वो भी एक अपील ही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो दायरा कार था वो बढ़ा दिया। और उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है क्योंकि उनके पास जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरह की और वसी हैं। उसमें एडमिटेड फैक्ट्स जो हैं, अगर उसकी बेसिस पे अदालत कोई फैसला करती है, कोई उन पे पाबंदी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ उस केस के नजर में
रख के करना है, उन पार्टीज को नजर में रख के करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सब्सटैंटिव इशू है उसको रिजॉल्व करना है, जो इस केस में उन्होंने किया। उसके बाद जो रिलीफ बनती है वो उन्होंने देनी है, जो 187 को भी हमने सामने में रखना है कि कंप्लीट जस्टिस की आइन ही सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिस्डिक्शन देता है। अगर कोई कंट्रोवर्सी है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ पार्टीज को सुनना है, अब ये तफसीली फैसले में हमें पता चलेगा, लेकिन मेरी नजर में अदालत ने जो फैसला किया होगा वो एडमिटेड फैक्ट्स के ऊपर किया होगा, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ पार्टीज को सुनना और उनकी क्रॉस एग्जामिन। ये ट्रायल कोर्ट तो नहीं है जहां इस तरह की प्रोसीडिंग्स चले, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, एडमिटेड फैक्ट्स पे रिलीफ दी जाती है और रिलीफ भी दी जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उमरिया फखर, जल्दी से प्लीज मुख्तसर। रीमा, एडमिटेड फैक्ट्स कहाँ पे हैं? जब ये तो तमाम अगर पार्टीज मानती कि ये पीटीआई के साथ वो किया गया है, नाइंसाफ़ी की गई है, तो फिर तो ये एक एडमिटेड जो है वो फैक्ट होता है और उसकी बुनियाद के ऊपर इनको रिलीफ दिया जाता है। ये सुना ही नहीं गया इस हवाले से कि क्या पीटीआई को जो है कोर्स किया गया, क्या उनको इनके साथ इनजस्टिस हुआ या नहीं हुआ। पीटीआई तो इसमें पार्टी नहीं थी, चाहे वो हाई कोर्ट लेवल पे केस चला हो, इलेक्शन कमीशन लेवल पे चला हो, तो ये कैसे एडमिटेड फैक्ट हो सकता है? नहीं, ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं जिनकी निशानदेही की गई। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा सब्र कर लें, जब डिटेल फैसला आएगा तब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्ट्स थे, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी बुनियाद पे अदालत ने फैसला किया। इसलिए मैं कह रही हूँ हम सबका इंतजार है, बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं कि डिटेल रीजनिंग आए, लेकिन फैसले को एटलीस्ट समझना हमें चाहिए कि उसका एग्जैक्टली फैसला है क्या। उसको मेरा नहीं ख्याल डिस्टॉर्ट करना चाहिए। ये सवाल जरूर है कि वो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस क्या थे। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि हम जो डिटेल फैसले के मुंतज़िर हैं और सभी इस फैसले के मुंतज़िर हैं, देखें कि उसमें है क्या रीजनिंग। उससे पहले ये कानून साजी हो गई है। बहरहाल ऑपोजिशन जो तनकीद कर रही है इस कानून साजी के ऊपर और जो हुकूमत इसके ऊपर वर्जन ले रही है, हमारे पैनल के ऊपर भी इख्तलाफ पाया जा रहा है। उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब कहते हैं हुकूमत का बहरहाल इख्तियार है कानून साजी, वो जस्टिफाइड है उनकी कानून साजी करने के लिए। बिल्कुल उन्होंने कहीं भी ट्रांसग्रेस नहीं किया या सुप्रीम कोर्ट या अदलिया को कहीं ओवर पावर या ओवर रूल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन भट्टी साहब और रीमा उमर साहिबा बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ ले रहे हैं। वो कहते हैं, भट्टी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जी अदलिया के ऊपर हमला है। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।